अब थोड़ा शांति बना लीजिए। वॉइस मिल रही है सभी लोगों को क्लियर? सभी लोगों को वॉइस क्लियर मिल रही है पीछे? ठीक, चलिए। चलिए, तो हम लोग देखेंगे पॉलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य व्यवस्था, है ना, सिस्टम ऑफ स्टेट। ठीक है, कि राज्य कैसे चलता है, राज्य किस प्रकार से काम करता है, राज्य में किस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उन सभी चीजों को जानने समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि एज अ एस्पिरेंट, मतलब कि एक अभ्यर्थी के तौर पर जब आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो इस विषय का अपना महत्व है ही, लेकिन इसके साथ अगर आप भारत के सक्रिय नागरिक हैं, एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया हैं आप, तो यह जरूरी है कि आप भारत के संविधान को जाने, भारत के व्यवस्था को जाने, अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों को जाने, और यह भी जाने कि भारत का संविधान आपको क्या क्या अधिकार देता है। साथ में यह भी जाने कि भारत का संविधान आपका क्या क्या कर्तव्य निश्चित करता है। ठीक है, जब आप अधिकार और कर्तव्य और व्यवस्था को जान जाते हैं तो फिर कोई आपका शोषण नहीं कर पाता है, फिर आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। तो एग्जाम पास करने के लिए तो यह विषय जरूरी है ही कि एग्जाम पास करना है तो इसलिए पढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन का परीक्षा भी पास करने के लिए जरूरी है, क्योंकि जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आते रहती हैं और उसमें नियम कायदा कानून का लोचा रहता है ना, कि भाई कानून का उल्लंघन मत करो, इस कानून का उल्लंघन मत करो, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है, जो नॉलेज मिलता है, वो कहां से मिलता है? पॉलिटी से मिलता है, राज्य व्यवस्था से मिलता है। पूरा का पूरा सिस्टम आप समझते हैं कि हमारा सिस्टम जो देश का है वो कैसे काम कर रहा है ना। ये पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, है ना, संसद, विधानसभा, विधानमंडल, ये सब कैसे काम करते हैं, कानून कैसे बनता है, नहीं बनता है, वो सारा चीज जो है हम लोग इसके अंदर में अध्ययन करते हैं और इसको देखते हैं, है ना। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को यहां पर देखना है और इसको स्टडी करना है। तो चूंकि विषय है राज्य व्यवस्था का, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भाई राज्य क्या होता है ना, व्हाट इज द स्टेट, राज्य किसको कहेंगे। ये कौची खटर पटर कर रहे हैं जी आप लोग, अब हो गया ना, अब बैठ जाइए आराम से, ऐसे कराइएगा तो फिर वो मामला घबराने लगेगा, है ना। चलिए, जितनी शांति रहेगी उतना मजा आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से आपको समझना है कि भाई ये सिस्टम किस प्रकार से काम करता है और किस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता है। तो ये सब्जेक्ट है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। तो इसमें पहले ही शब्द आता है राज्य, है ना, स्टेट। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बताइए कि क्या बिहार एक राज्य है? नहीं है, है ना। तो क्या है बिहार? प्रांत है। ठीक है, तो राज्य कौन है भाई? इंडिया, है ना। राज्य जो है वो कौन है? इंडिया। भारत जो है वो स्टेट है। ठीक है, तो अब मामला ये है कि भाई जो भारत जो है, इंडिया, तो ये जो स्टेट है, तो हम लोग बिहार को क्यों प्रांत कहते, राज्य कहते हैं भाई? सामान्य बोलचाल में तो बिहार को राज्य ही कहते हैं, है ना। और आप देखेंगे तो राज्य जो है किसको कहते हैं, इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स के बेसिस पर यह तय होता है कि कौन राज्य होगा और कौन राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया एक स्टेट है,
इंडिया एक राज्य है और बिहार एक राज्य नहीं है, तो सबसे बड़ा बात कि हम लोग नेता तो है नहीं। नेताजी लोग का होता है ना जी, अपना कुछ बोलते हैं, है ना, और उसको प्रूव नहीं करते हैं, है ना, कह देते हैं चुनाव जीतेंगे तो इतना लोग को नौकरी देंगे, और चुनाव जीतने के बाद नौकरियां खत्म, है ना, हो जाता है ना, तो कहते हैं चुनावी वादा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अगर किसी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो हम उसका रीजन देखें। व्हाट इज द रीजन, है ना, कारण क्या है इस पूरे मसले के पीछे। तो चूंकि राज्य व्यवस्था से ही हमारा ये पेपर शुरू हो रहा है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राज्य होता क्या है ना। ठीक है, चलिए भाई बैठ जाइए आप लोग। और देखिए, थोड़ा तो एक चीज आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, है ना, कि क्लास जब आपकी छुट्टी होती है तो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में आप लोग पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लें। ठीक है, ये जो 10 मिनट जो लोग आप लोग जा करके टी पार्टी करते हैं नीचेवा, है ना, थोड़ा सा ही समझ लीजिए, कुछ दिन अपने को विश्वास दिलाइए कि वी आर स्टूडेंट, है ना। मैं समझ रहा हूं ये थोड़ा आपको विश्वास दिलाना आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा, है ना, क्योंकि बीपीएससी ने जिस समय पर, जिस उम्र के पड़ाव पर आप लोगों से ये सब काम करवाना शुरू किया है ना, तो वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब चूंकि करवा दिया है और आपको करना है, तो ऐसे में आपको जो है सो थोड़ा सा स्टूडेंट बनना होगा, है ना, और उसके हिसाब से थोड़ा सा चीजों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे बीच में आइएगा जाइएगा तो सब मामला गड़बड़ाते रहेगा, ठीक ना। तो हाँ हाँ, चलिए देखिए क्या है, देखिए मैं आपसे बस एक चीज ये कहना चाह रहा हूं कि अब ज्यादा समय आप लोगों के पास बचा नहीं है ना, 2 मंथ्स के अप्रोक्सीमेट टाइमिंग है आपके पास, अगस्त में मे भी आपका एग्जाम हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 2 महीने का समय है ना, ये 2 महीना आपका अगला 60 साल डिसाइड करेगा, इस बात को समझिएगा। तो इसमें अगर आप अपना 5 मिनट या 10 मिनट भी बर्बाद कर रहे हैं ना चाय पीने में या कुछ भी करने में, तो इसका मतलब कि अगला 60 वर्ष जीवन का बर्बाद कर रहे हैं। इस मैथमेटिक्स के आंकड़े को मत भूलिएगा, कैलकुलेटेड आंकड़ा है। ये 2 महीने आपके पास टाइम है, अपने आप को बना लीजिए, अपने लाइफ को एस्टैब्लिश कर लीजिए, अपने आप को डिग्निटी से भर दीजिए, यही आपके पास अवसर है। क्योंकि फिर अगले बार ये वैकेंसी कब आएगी और सरकार ये कब करेगी कोई नहीं जानता है। तो ये आपके पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये है आपके पास सुनहरा अवसर। तो इस सुनहरा अवसर को कितना ज्यादा अच्छा से आप भुना सकते हैं, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए आप जब भी जो भी क्लासेस होता है टाइम, तो उसमें थोड़ा सा टाइम को मैनेज कीजिए और मैक्सिमम टाइम जो है सो क्लास में बिताइए, है ना। बाकी क्लास ओवर हो जाता है तो 10-15 मिनट जो भी आपको करना है, जो भी चाय नाश्ता वो अपना कीजिए, लेकिन क्लास के बीच में आप लेट से आएंगे, बीच में घुसेंगे तो उससे क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से मैं बस चाहूंगा कि ध्यान रखें, और आपको तो हर बात पे आप लोगों को बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग खुद ही एलिजिबल हैं, मैच्योर हैं, है ना। बच्चे हो तो उनको समझाने में भी लगता है कि भाई चलो उनको समझाया जाए, आपको क्या समझाना, आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सभी चीजों को आपको स्वयं में ध्यान रखना होगा, है ना। आप अपने पर सेल्फ कंट्रोल रखें और अपने लिए क्या बेहतर है उसके हिसाब से काम करें, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, तो मैं स्टेट की बात कर रहा था कि स्टेट क्या होता है। तो जैसा कहा कि बिहार जो है ये राज्य नहीं है, बिहार प्रांत है, और राज्य जो है वो क्या है, भारत है ना। राज्य हम लोग के यहां जो है ना वो भारत ही है, ठीक है, और कोई नहीं। तो अब बात यह है कि अगर किसी को राज्य होना होगा, है ना, तो राज्य होने के लिए, स्टेट होने के लिए, ठीक है, अगर आपको राज्य होना है तो राज्य के लिए आपके पास कम से कम 4 फीचर्स होने चाहिए।
4 विशेषता होनी चाहिए, है ना। 4 विशेषता होगा तभी आप राज्य कहलाएंगे, नहीं तो आप राज्य नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। तो 4 जो है वो यहां पर क्या होता है, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि हम आए हैं पॉलिटी पढ़ाने, संविधान पढ़ाने, आ डेकोरम जे मेंटेन नहीं करेगा ओकरा हम निकाल के भेजबो बाहर, ठीक है ना। ये हम पहला बात अब वहीं बता दे रहे हैं, ठीक है। और मैं एक चीज और आपको क्लियर करता हूं कि ये पढ़ाना इट्स माय प्रोफेशन, इट्स नॉट माय पैशन, है ना। आई एम ऑल्सो प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। इस साल भी मैंने आईएएस इंटरव्यू दिया है, 2019 में भी दिया था, और फिर अगले बार देना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि फिर एग्जाम दिया तो फिर देना ही है, ठीक है। तो जिस दिन होगा उस दिन उधर जाएंगे। तो इधर जब तक पढ़ाते हैं शौक से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। डेकोरम मेंटेन नहीं होगा मामला गड़बड़ा जीतो, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो आइए, तो स्टेट देखिए, राज्य जो है जी ना, राज्य का जो है 4 गो फीचर होता है ना, 4 फीचर होता है, ठीक है। 4 गो चीज जिसके में होगा, जिसके अंदर, उसी को राज्य कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो 4 गो चीज देखिए, पहले क्या होता है, सरकार यानी कि गवर्नमेंट, है ना, सरकार, ठीक है। उसके बाद जनता, जनता को ही जनसंख्या कह लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद भूभाग, ज्योग्राफिकल एरिया, और तब होता है संप्रभुता, सोवर्निटी, है ना। 4 मेजर फीचर्स, है ना, 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं राज्य के पास। कौन कौन सा, तो सरकार, जनता, भूभाग और संप्रभुता, ठीक है। सब बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए, सब बताएंगे और बता करके ही आगे बढ़ेंगे, एकदम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ये 4 चीज होता है, ठीक है। ये 4 जिसके पास होगा उसी को राज्य कहेंगे, और जिसके पास इसमें से अगर कोई भी एक नहीं है तो वो राज्य नहीं होगा, ठीक है। उसको राज्य हम लोग नहीं कहेंगे, उसको स्टेट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो स्टेट्स होने के लिए 4 फीचर्स होने चाहिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। राज्य होने के लिए कितना फीचर होना चाहिए, 4, ठीक है। कौन कौन सा, तो गवर्नमेंट, पीपुल्स, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया और सोवर्निटी, संप्रभुता, है ना। तो ऐसे ये 4 गो चीज होगा तभी क्या होगा, राज्य कहलाएगा, नहीं तो राज्य नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे होगा और किस प्रकार से इसको राज्य कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो सरकार, जनता, भूभाग और संप्रभुता, जनता को ही जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरिया एंड सोवर्निटी, है ना। ये 4 चीजें जो हैं, ये 4 चीज क्या कहलाता है जी, ये 4 चीज मिल करके राज्य बनता है। इसमें से कोई भी एक नहीं होगा ना तो उसको राज्य नहीं कहेंगे, कोई भी एक नहीं होगा तो, ठीक है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ रहे हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बिहार पर इसको समझते हैं, इसको देखते हैं, आते हैं प्रांत पे भी, ठीक है। अब देखिए अपना बिहार कुछ इसी प्रकार से दिखता है मैप पर, ठीक है। अब आप देखिए, तो ये बिहार का अगर मैंने मैप बना दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिहार का अपना एक ज्योग्राफी है, भूभाग है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, बिहार में शराबबंदी है जी, है ना। तो बिहार में शराबबंदी यानी कि बिहार के भौगोलिक सीमा में कहीं शराब नहीं मिलेगा, माने कि लीगल तौर पर, इलीगल अलग बात है ना। लीगल तौर पे तो ही नहीं ना मिलेगा जी, लीगली बैन है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार के भौगोलिक सीमा के अंदर कुछ भी जो है, जो बिहार सरकार ने जिसको बैन कर दिया कानून बना करके, वो नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार के पास अपना सीमा है, भूभाग है, जो आप लिखे है ना, भूभाग। उसके बाद सरकार, तो भाई एनके कुमार, नीतीश कुमार। हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जब से बचपन से सयाना हुए तब से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। एक बार का थोड़ा सा इंटरवल आया था जीतन राम मांझी का इंटरवल, है ना। आज जीतन राम मांझी के इंटरवल के बाद फिर नीतीश कुमार। हम लोग के स्टेट का ये बहुत जबरदस्त बात है कि विपक्ष बदलते रहता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता है जी। मुख्यमंत्री हमारे हुए रहते हैं, विपक्ष के नेता कभी कोई, है ना। आई देखबे करते हैं जो लोग विपक्ष में बनता है सो, है ना। नीतीश जी अपना बैठल रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि सरकार भी है, हमारे पास सरकार भी है बिहार के पास, और बिहार के पास भूभाग भी है ना, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया भी है, और उसके बाद है जनसंख्या या जनता। तो वी ऑल आर रेसिडेंट ऑफ बिहार, हम सब लोग जो हैं वो बिहार के निवासी हैं, है ना। वी आर नॉट अ सिटीजन ऑफ बिहार, हम लोग नागरिक भारत के हैं, लेकिन निवासी कहां के हैं? बिहार के, क्योंकि हम सब लोग बिहार में रहते हैं। तो वी ऑल आर रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो बिहार के पास जनसंख्या भी है, पीपुल्स भी है। तो राज्य होने का जो 4 गो सिद्धांत था उसमें से 3 गो तो दिख गया कि तीनों बिहार के पास है, लेकिन मेन मामला जो है ना वो संप्रभुता में है ना। मेन मामला जो है वो संप्रभुता में है, सोवर्निटी में है ना। ठीक है, तो संप्रभुता, अब संप्रभुता सोवर्निटी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब है कि क्या संप्रभुता बिहार के पास है? तो नहीं है। संप्रभुता बिहार के पास नहीं होने के वजह से बिहार राज्य नहीं है। ठीक है, आज जिसके पास संप्रभुता नहीं होगा वही हो जाएगा प्रांत, आज जिसके पास तीनों के साथ संप्रभुता होगा वो हो जाएगा राज्य। ठीक है, तो बिहार के पास संप्रभुता नहीं है इसलिए बिहार प्रांत है, अब भारत के पास इन तीनों के साथ संप्रभुता है इसलिए भारत राज्य है। अब तो मामला है कि संप्रभुता क्या होता है, तो पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं कि क्या होता है। लिखिएगा संप्रभुता, सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या? हाँ बिल्कुल, दोनों लैंग्वेज में लिखाएंगे, आप लिखिए ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों लैंग्वेज। और कोई लैंग्वेज होगा तो आप लोग बोलिएगा जी, हम ओकरों में लिखाएंगे, है ना, भोजपुरी में। चलिए आइए लिखेंगे, लिखेंगे, चलिए लिखिए कि संप्रभुता, सोवर्निटी लिखेंगे। आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता। आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाता है। आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाता है। इंटरनल सुपरमेसी एंड एक्सटर्नल लिबर्टी that is called sovereignty, and external liberty that is called sovereignty। सब लोग लिख लिए? आंतरिक सर्वोच्चता और बाह्य स्वतंत्रता संप्रभुता कहलाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिसके पास भी संप्रभुता होगा, है ना, जिसके पास भी संप्रभुता होगा वो क्या होगा? तो इंटरनली रूप से सबसे ऊपर होगा, एपेक्स पे होगा, और बाहर से इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। तो आपको लगता है कि बिहार के पास ही है? भारत की संसद यदि कोई कानून बना देगी तो बिहार में भी लागू करना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति के पास से कोई आदेश आ जाएगा तो बिहार को अपने यहां लागू करना पड़ेगा, है ना। और भारत किसी भी प्रकार का कोई आदेश, ऑर्डर, कानून बनाता है तो पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, तो बिहार भारत में सर्वोच्च नहीं है, सबसे ऊपर नहीं है ना, ये भारत के अंदर में है। ठीक है, दूसरा बात इसमें, दूसरा लाइन है कि बाह्य स्वतंत्रता, एक्सटर्नल लिबर्टी। तो एक्सटर्नल लिबर्टी भी बिहार के पास नहीं है ना, कि अगर देखिए अब जो लीकर का जो कानून बना वो इसी में ना लागू है जी। ये चाहेंगे तो इधर नेपाल में लागू कर सकते हैं, इधर झारखंड में कर सकते हैं, इधर यूपी में कर सकते हैं, इधर पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो देखते ना, पीने वाला जो शौकियादार सब है उस साइड अपना कॉर्नर धर लेता है ना। कब निकाल दे, कुछ तो ऐसा है कि एगो देखते ना, रांची गाड़ी जाती है जी सुबह में, जनशताब्दी, सुबह 6 बजे जनशताब्दी पर चढ़ जाएगा, चल जाएगा रांची, है ना। अच्छा, कम से कम गया के बाद बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा बिहार का, वहां जाकर के दिन भर अपना काम हम कर लेगा, अपना श्रद्धा पूरा कर लेगा, और श्रद्धा पूरा करके फिर इंतजार करेगा अच्छा जनशताब्दी अब कब वापस आ रही है। फिर इस शाम को 6 साढ़े 6 बजे चढ़ जाएगा, उसमें आके पटना में उतर जाएगा 10 बजे रात को, है ना। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि बिहार जो है ना वो भारत का पार्ट है, भारत के अंदर में है, तो इसके पास ना तो आंतरिक सर्वोच्चता है और ना बाह्य स्वतंत्रता है।
ना तो ये अपने अंदर मनमानी कुछ कर सकता है और ना बाहरी तौर पर कोई मनमानी कर सकता है ना। तो इसलिए इसके पास संप्रभुता नहीं है। और ये बिहार ही नहीं, ये जो भारत में जो 28 गो राज्य जो आप सुनते हैं कि वर्तमान में 28 गो राज्य है, ये 28 में से किसी के पास संप्रभुता नहीं है। इसे 28 में से कोई भी राज्य नहीं है, राज्य एक ही है जिसका नाम है भारत। ठीक है? सुन लीजिए भाई, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, वर्तमान में 28 गो है। तेलंगाना जब जुड़ा था ना, हो सुन ला बउआ, तेलंगाना जब जुड़ल तब 29 गो हो गए रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन गई बा, है ना। ऐसे अब फिर संख्या घट के 28 हो गई, बुझाइल? हाँ, विशेष एक बात। चलिए, क्लियर है? तो वर्तमान में प्रेजेंटली जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो 28 है, 28 है। 29 हुआ था जब तेलंगाना बना था तब, लेकिन जम्मू कश्मीर से 2019 में राज्य का दर्जा छीन लिया गया, वो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए वर्तमान में भारत में 28 ही राज्य है। तो ये जो 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह जो आपको ध्यान रखना है कि 28 राज्य में से खाली राज्य हम लोग इसको प्रशासनिक सुविधा के लिए कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन के लिए कहते हैं, है ना। ये राज्य वास्तव में है नहीं, राज्य केवल भारत है, क्योंकि भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। तो भारत के लिए राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है और किसी के लिए राज्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राज्य कौन है? भारत। और बाकी सब क्या है? प्रांत है, क्योंकि इनके पास संप्रभुता नहीं है। असंप्रभुता भारत के पास है। कैसे? तो भारत सरकार अगर कोई ऑर्डर रिलीज करेगी तो भारत के किसी भी कॉर्नर में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है? अब भारत के बाहर ऐसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है जी, पिछले ही साल शुरू हुआ था रूस यूक्रेन युद्ध। रूस चाहता है कि भारत रूस के साथ दे, यूक्रेन ने बहुत प्रयास किया कि भारत यूक्रेन का साथ दे, लेकिन भारत ने अपने स्वतंत्र विदेश नीति को कहते हुए कहा कि हम ना तो रूस के साथ हैं ना यूक्रेन के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं। हम ये कहते हैं कि शांति स्थापित हो, है ना, और वार्ता हो, दोनों देश डायलॉग्स करे। तो ये क्या है? ये भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है ना, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का मतलब है कि हम किसी पर का कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है, भारत जो चाहेगा वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये वाला पावर केवल भारत के पास है, इसलिए संप्रभुता भारत के पास है, इसलिए राज्य भी भारत है। तो सरकार देखिए, तो भारत के पास सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, तो सरकार है। जनसंख्या की बात करिए तो वी ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, तो जनसंख्या भी है। ठीक है? इसके अलावा भूभाग, तो भारत का अपना ज्योग्राफिकल एरिया है ना, तो वो भूभाग भी हमारे पास है और संप्रभुता भी हमारे पास है भारत के पास। इसलिए संप्रभु कौन है? भारत है, और इसलिए राज्य कौन है? भारत है। क्लियर है? यहां तक कुछ दिक्कत? राज्य समझ में आ गया, संप्रभुता समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए, अब आइए अगले मुद्दे पे आते हैं। देखिए अगला मुद्दा क्या है। हाँ जी, हाँ हाँ, तो भारत, बिल्कुल गुड, भारत मारेंगे और बिहार ये नहीं मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो राज्य नहीं है उन। हाँ, बोलते हैं बस प्रशासनिक सुविधा के लिए, आप बोलते ही नहीं है। कुछ कुछ छुटवैया किताब सब तो लिखियो देता है, बिहार राज्य की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ, ये सब लिखल रहता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस की थियरी में, राजनीतिक विज्ञान या सिविक्स जो है, जो आप लोग को पढ़ना और पढ़ाना है, उस थियरी में कहीं भी इनको राज्य नहीं माना जाता है। राज्य बस भारत है, और राज्य होने के सब सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये जिसके पास होगा उसी को राज्य कहेंगे। ठीक है? अब देखिए भाई, सुविधा के लिए कहते हैं, बस ओनली फॉर सुविधा। कैसे? एगो आदमी का 2 नाम होता है, एगो होता है स्कूल का नाम, एगो होता है गांव का नाम। गांव को आदमी कुछ रख देता है नाम, है ना, देखते हैं ना आम बोलचाल में। एगो ऑफिशियल नाम होता है जो सर्टिफिकेट में होता है ना, ये सबके साथ होता है ना जी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट में बिहार राज्य नहीं है, बिहार प्रांत है। ठीक है? और केवल इसको राज्य कहते हैं प्रशासनिक सुविधा के लिए, है ना।
मतलब कि सुविधा के हिसाब से इसको कर देते, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस का थियरी है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत इसको राज्य नहीं मानता है, इसलिए राज्य नहीं है और आपको नहीं मानना है। कहीं अगर पूछता है तो आपको स्पष्ट कहना है कि राज्य नहीं है और ये नहीं होता है। किसी भी पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी में इसको राज्य नहीं माना जाता है, ठीक है। बस आम बोलचाल के भाषा में राज्य कह देते हैं। जो भी राजनीतिक विज्ञान का जानकार होगा, संविधान का जानकार होगा, वो कभी भी इसको राज्य नहीं कहेगा। इसको राज्य वही कहेंगे जो सामान्यतः स्कूल में पढ़े हैं, और वहां पर वही बता दिया जाता है, क्योंकि स्कूल के शिक्षक हम लोग को बताते ही नहीं है कि राज्य और प्रांत में अंतर क्या है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रोविंसेस, है ना। तो ये डिफरेंसेस नहीं बताते हैं, जिसके वजह से हमारे साथ तो इस तरह की समस्याएं बनी रहती है, ठीक है। आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है, आ रहे हैं, ठीक है ना। हम जैसे जिसे लेके चल रहे हैं ना, वैसे वैसे चलिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, है ना। आप बीचे में हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गवाइएगा ना, बस सब मामला गड़बड़ा जाएगा, समझे। तो इसलिए आपको हम लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। आते हैं उस पर, देखिए, हाँ उस बता रहे हैं। देखिए पहले देखिए क्या है, 2-3 को शब्द समझिए। एक कहते हैं संघ, ठीक है, एक होता है परिसंघ। ये जो संघ है ना, ये संघ को एक तो यूनियन भी कहते हैं, एक फेडरेशन भी कहते हैं, ठीक है। आई परिसंघ को कन्फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो अभी जो आपने बात कहा कि राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, देखिए तो क्या है, अमेरिका और भारत, थोड़ा समझिए। एक है देश इंडिया और यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम लोग क्या कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और अमेरिका में भी कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड मतलब क्या, संयुक्त राज्य संघ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट। मतलब उसका भी सब राज्य एक साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग का भी सब राज्य एक साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें कहा था कि भारत राज्यों का संघ है ना। तो भारत राज्यों का संघ है में इंग्लिश में आपको ध्यान रखना होगा, हिंदी तो संघ ही लिखा रहता है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन लिखा हुआ है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन लिखा हुआ है। तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन, बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। अब यही आपको समझना है और यहीं से वो आर्टिकल 1 वाला मसला समझ में आएगा। अब है कि यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, और कन्फेडरेशन क्या होता है। तो यूनियन और फेडरेशन इंग्लिश में तो 2 वर्ड है, लेकिन हिंदी एक ही वर्ड है, संघ। अमेरिका भी संघ है, भारत भी संघ है। तो समझना ये है कि अमेरिका के संघ और भारत के संघ में क्या अंतर होता है। तो देखिए, किसी भी देश का जो संविधान होता है ना, उस देश के आंतरिक परिस्थिति का उपज होता है, वहां का जो इंटरनल सिचुएशन होता है, उसी का रिजल्ट होता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का जब संविधान बन रहा था तो 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, और उस समय स्वतंत्रता के साथ साथ देश विभाजन से भी गुजरा, देश का पार्टीशन भी हुआ, है ना। एक तरफ एक अलग देश बन गया पाकिस्तान। तो हमारा देश ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र हुआ जब देश का विभाजन चल रहा था, पार्टीशन चल रहा था। तो पार्टीशन के साथ हमारे देश का उद्भव हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और इसी बीच जो है संविधान भी बन रहा था। तो उस समय क्या था कि लोग अलग होने की बात सोच रहे थे। तो हमारा देश का संविधान जब बना, अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जब संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि संविधान को ऐसा बना दो कि अलग होने का विकल्प ही ना बचे। घर में कैसे होता है कि लोग कहता है कि भाई अब हम अलग हो जाएंगे, अब हम फरका हो जाएंगे, होता है ना जी, होता है ना, लोग कहते हैं ना कि अब हम अलग हो जाएंगे ना। आई देखते अलगाववाद वाला भावना कब विकसित हो जाती, जब विवाह हो जाता है उसके बाद। अच्छा, विवाह से पहले कहीं अलगाववाद का भावना नहीं दिखता है जी। ये कौन सा मामला हो जाता है कि विवाह के बाद अलगाववाद का भावना, सेपरेटिज्म का भावना आ जाता है? पहले नहीं दिखता है ना। खैर, हालांकि इसमें लड़कियों को, महिलाओं को रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, आप लोग भी मानेंगे कि उनकी भूमिका कम ही होती है। भूमिका मुख्य तौर पे पुरुषों की ही होती है, क्योंकि भाई आपकी अपनी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग तो है ना, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना दिमाग तो है कि आप
पहले जहां पर एक साथ रह रहे थे अब तुरंत अब सेपरेट होने का बात करते हैं, है ना। तो ऐसा ही क्या है कि संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो लोग अलग अलग जगह का डिमांड कर रहा था कि हम अलग चल जाएंगे, हम यहां चल जाएंगे। तो संविधान ने कोई ऐसा बना दिया कि भारत से कोई अलग नहीं हो सकता है। तो देखिए, यूनियन उसको कहते हैं जो कभी टूट ना पाए। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत का संघ बनाया और कहा कि इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब राज्य है, राज्य भारत ही है, लेकिन भारत इन सबका क्या किया है, संघ बनाए हुए हैं, इनका एक यूनियन क्रिएट किया हुआ है, इनका एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। इस ग्रुप का मतलब यह है कि ये लोग चाह के भी कभी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भारत से चाह के भी कभी बिहार अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि भारत से चाह के भी कभी बंगाल अलग नहीं हो सकता है। अगर इस तरह का विकल्प होता तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना अलग ही देश बना लेती। अब कहती कि हम ही हैं, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, है ना, अपने के प्रधानमंत्री बना लेती। ऐसा है ना जी नेता लोग हम लोग के देश में। अगर संविधान निर्माता ऐसा संविधान नहीं बनाते तो सब अपना अपना राज्य के प्रधानमंत्री बन के अपना राजधानी को राजधानी देश का घोषित कर देता। तो इस संविधान निर्माता समझते थे कि भारत के आदमी सब कैसा होगा भविष्य में जाकर के, इतना मेहनत से हम स्वतंत्रता दिलाए अंग्रेज को भगा के, ऐसे आपस में लड़ करके सब बर्बाद कर देगा। तो इसलिए संविधान बनाने वालों ने कहा कि भारत क्या बनेगा, संघ, और संघ में क्या बनेगा, यूनियन। यूनियन का मतलब हुआ कि इंडिया कभी भी टूटेगा नहीं। आप देख लीजिए 47 में देश आजाद हुआ और 47 के बाद से लेकर के अभी तक क्या कोई राज्य भारत से अलग हुआ है? लेकिन भारत के पास यह अधिकार है कि राज्यों की आइडेंटिटी खत्म कर देगा। आप देखिए जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में एक धारा था 370, ये बहुत दिन से चल रहा था। ये उसको सेपरेट स्टेटस देता था, सेपरेट आइडेंटिटी देता था, अलग से उसको एक परिचय देता था जम्मू कश्मीर को, है ना। और जम्मू कश्मीर जो था उसके यहां कुछ अलगाव, है ना, जो कि अभी भी है, वो सब कहता था कि हमको भारत से अलग होना है। पगला सब ना पॉलिटी पढ़ा था ना संविधान पढ़ा था कि संविधान में अलग होने का विकल्प ही नहीं है, तब अलग कैसे हो गए तुम? तो इतना दिन से अलग होने का विचार कर रहा था कि अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब तक ये दो बड़का माथा वाला सब दिल्ली में बैठ गया, है ना। ये सब कहा कि रोज थोड़ा उपाय कर देते हैं हम, है ना। आई आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। तो ये अलग होने का कहा, अब तो अलग होने का विकल्प में खत्म। आज सबसे बड़ा बात, इसका आई कार्ड में भुलवा दिया, इसका परिचय पत्र गुम है। देखिए समझाते हैं कैसे गुम है इसका परिचय पत्र, देख लीजिए, है ना। मैप पर अगर आप देखिएगा तो जम्मू कश्मीर थोड़ा कुछ ऐसे दिखता है, मतलब पुराना वाला मैप, ठीक है। इसमें आप ये वाला हिस्सा जो इधर उठा हुआ है लद्दाख है ना, ये सब लद्दाख है। इधर जो ये जो हिस्सा है इधर, ये है पीओके, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ठीक है। अब पीओके के जस्ट नीचे जो है, पीओके के जस्ट नीचे जो है, इसको कहते हैं कश्मीर। यह कश्मीर है, घाटी भी जिसको बोलते हैं, कश्मीर या घाटी। इसके जस्ट नीचे जो है ना, वो है जम्मू। इसके जस्ट नीचे है जम्मू, ये सब जो है वो लद्दाख वाला इलाका है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस देखिए, जब उसी समय जब देश स्वतंत्र हुआ था, उसी समय क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो राजा थे हरि सिंह। तो हरि सिंह भारत में शामिल नहीं हुए, है ना। वो कह दिए कि हम भारत के साथ में नहीं होंगे, हम पाकिस्तान में भी नहीं, हम अलग रहेंगे। तो भारत उनको अलग छोड़ दिया। तो हम लोग तो सभ्य आदमी है, हम लोग तो छोड़ दिए कि जाओ भाई रह लो, लेकिन बगल में पाकिस्तान था। अब बिल्ली के सामने दूध कब तक बचेगा जी, है ना, वो तो पीबे करेगी। अब देखा पाकिस्तान की तो हरि सिंह चढ़ा से थोड़ा ना संभलेगा, हमला कर दिया। 1948 में हमला कर दिया था। हमला जब कर दिया तब हरि सिंह भागल भागल पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के पास, बोले सरकार बचा लीजिए, नहीं बचेगा तो हमारा हालत खराब कर देगा। नेहरू जी से थोड़ा सा वहां पर एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक हुआ। वो पूरा मामला अगर पटेल साहब ना, तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का मामला उसी समय सुलझ जाता,
है ना। लेकिन उस समय क्या हुआ कि नेहरू जी थोड़ा सा बोल दिए कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको बचाएंगे, और नेहरू जी ने बचाने के लिए अपनी मिलिट्री भेज दी। जब मिलिट्री गया, युद्ध होने लगा, तो उसी समय इस पूरा मामला को लेकर के चल गया सब कहां, यूएन में। यूनाइटेड नेशन से एक डिक्लेरेशन आ गया युद्ध विराम का कि युद्ध रोक दीजिए, तो युद्ध रुक गया उसी पर। तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का जो सिपाही सब जो घुसल था वो सब यहां पर रह गया, अब वही इसे कहते हैं अधिकृत, है ना। अब वहीं पर रुक गया और उससे पीछे नहीं गया। हम लोग इधर रुक गए क्योंकि यूएन का आदेश था, तो हम लोग इधर रुक गए और उधर रुक गया, और उसी चक्कर में कुछ जमीन जो है सो उसके पास कैप्चर चल गया, और वही है पीओके जो उस समय उसके कब्जा में रह गया। वहां से वो क्या करता था कि अब देखिए जो कश्मीर है यहां पर अलगाववादी सबको भड़काता था, आराम से पाकिस्तान आतंकवादी सबको यहां पर ट्रेनिंग देता था, और ट्रेनिंग देकर के कश्मीर में इधर घुसा देता था। आई कश्मीर से इधर जम्मू होते हुए फिर इंडिया के अलग अलग पार्ट में सब जाके बम ब्लास्ट करता था। इसी में जो इस सबको समर्थक आदमी सब था, यह सब डिमांड करता था कि हमको भारत से अलग होना है, हमको भारत से अलग कर दीजिए। तो ये दोनों जो बड़का माथा वाला दिल्ली में बैठल है, ये दोनों कहा करो थोड़ा सबके उपाय करते हैं हम। 370 कैसे खत्म होगा ना, इसके लिए संविधान में बहुत सारा नियम है ना। हम लोग पढ़ पढ़ के दिमाग खराब होता था कैसे खत्म होगा। ये दोनों आए तो बताए कि कैसे खत्म होगा एकदम आसानी से, है ना। देखिए क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ था, है ना। चुनाव हुआ जब, तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया, तो ये जो कश्मीर वाला क्षेत्र है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर महबूबा मुफ्ती जीत गई। आई जो घाटी है जहां पर हिंदू जनसंख्या, ये जो जम्मू है जहां पर हिंदू जनसंख्या ठीक ठाक है, यहां पर बीजेपी जीत गई। अब अगर कोई भी अकेले सरकार बनाता तो राज्य का एक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो सरकार में नहीं होता, तो दोनों लोग गठबंधन कर लिया, दोनों गठबंधन किया, महबूबा मुफ्ती और बीजेपी दोनों ने अलायंस कर लिया। आज दोनों अलायंस कर लिया तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। तो दोनों के बीच में तय हुआ कि भाई 3 साल आप रहिए, 3 साल हम रहेंगे, अब मिलकर सरकार चला लिया जाए। दोनों लोग अलायंस कर लिया, सरकार चल गया। महबूबा मुफ्ती बोली कि भाई 3 साल पहले का हम रहेंगे, अगला 3 साल आप रहिएगा। बीजेपी मान गई बस बात को, ठीक है आप रह जाइए। जब महबूबा का 3 साल बीत गया तो तलाक ले ली। जब जैसे उसका 3 साल कंप्लीट हुआ तो वो बोली कि भाई अब देखिए अब हम आपको मौका नहीं देंगे। अब बीजेपी का दिमाग खराब हो गया कि भाई तो तय हुआ था कि 3 साल आप 3 साल हम। बहू अपना कहे कि नहीं हम आपको नहीं बनने देंगे, हम ही 3 साल और रहेंगे, 6 साल हम ही को रखिए। बस इसी मुद्दे पर गठबंधन टूट गया। अब टूट गया तो इस सबका मूड खराब हो गया कि अब क्या करें, ये सब दिमाग लगा। देखिए नियम क्या था, नियम पहले कहता था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अगर ऐसा कोई प्रपोजल पास करेगी जिसमें ये लिखा हो कि हम लोग जम्मू कश्मीर से 370 हटाना चाहते हैं, तब ही 370 हटेगा। तो लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा कभी ऐसा प्रपोजल पास ही नहीं करती, क्योंकि वहां कभी भी बहुमत में ना तो बीजेपी आती ना कांग्रेस आती। वहां सरकार चलाने के लिए या तो महबूबा मुफ्ती के पार्टी के साथ समझौता करना पड़ता है या फिर एनसीपी के साथ जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। दोनों में से कोई पार्टी जो वहां की रीजनल पार्टी है वो 370 खत्म करने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसी पर उनका पॉलिटिक्स वहां चलता था। तो उन्होंने कहा कि हम खत्म नहीं करेंगे। तो ऐसे में जब वहां पर क्या हुआ कि सरकार छीन लिया गया, मतलब सरकार टूट गई, सरकार खत्म हो गई, तो वहां लग गया राष्ट्रपति शासन। हालांकि जम्मू कश्मीर की स्थिति कुछ अलग है, इसलिए उसको राज्यपाल शासन कहते हैं। तो वहां पर लग गया राज्यपाल शासन। उसके बाद ये लोग क्या दिमाग लगाया कि जैसे कि आप संसद या विधानमंडल पढ़ेंगे ना, तो विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इसको मिला करके विधानमंडल बनता है। तो वहां पर इस सरकार तो बर्खास्त हो गई थी, तो वहां के तत्कालीन राज्यपाल से ही लोग लेटर लिखवा लिया। और राज्यपाल लेटर लिख दिया राष्ट्रपति को कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य से 370 हटा दिया जाए। अब देखिए, जबकि विधायिका तो थी नहीं वहां पर, तो राज्यपाल ने लेटर लिख दिया और राज्यपाल का लिखा हुआ लेटर पहुंच गया राष्ट्रपति के पास। यहां तो ये दोनों लोग बैठे हुए किया था, तो पृष्ठभूमि वैसे बनल था। तो ये लोग बोला कि चूंकि वहां पर सरकार बर्खास्त है, अभी कोई विधायक है, इसलिए वहां की विधायिका हम राज्यपाल को ही मानते हैं, और राज्यपाल ने जो सिफारिश किया उसको हम स्वीकार करते हैं, है ना। राष्ट्रपति तुरंत परमिशन, राष्ट्रपति का साइन हुआ, और राष्ट्रपति के साइन का तुरंत लोकसभा गया, राज्यसभा गया, पास करके 370 खत्म। अब मजेदार बात क्या हुआ, 370 तो खत्म किया ही,
आज जितना जो आतंकवादी उग्रवादी का गढ़ था कश्मीर, इसको क्या किया, इसका तो कड़वे बुलवा दिया जी। इसको क्या किया, इसको खींच दिया लद्दाख में। अभी जो कश्मीर जो है ना, ये लद्दाख का हिस्सा है। अभी लद्दाख में चल गया, ये कश्मीर गया लद्दाख में, इसको कह दिया कि यूटी, यूनियन टेरिटरी। इस सीधे देश के गृह मंत्री के कंट्रोल में रहेगा। सीधे होम मिनिस्टर जो है वो कंट्रोल करेंगे, जो अलबलाएगा उसका उपाय उसी समय। आज जहां पर मामला ठीक है, कश्मीर है ना, या ये जम्मू, जम्मू, जहां पर स्थिति ठीक है, यहां का कह दिया कि यहां चुनाव होगा, यहां मुख्यमंत्री भी होगा और यहां सब कुछ सुविधा दिया जाएगा। लेकिन ये होगा यूटी, लेकिन यूटी के साथ यहां पर सरकार बनेगा, यानी कि इसका हाल रहेगा दिल्ली के जैसा। जैसे दिल्ली यूटी है ना जी, लेकिन मुख्यमंत्री होता है, तो वैसे ही कश्मीर में, यहां पे जम्मू में क्या होगा कि यूटी रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, यहां सब कुछ होगा, लेकिन यहां पर जो है ये चल गया यहां पर। तो ये सब देखिए, सब समझाने करने का मतलब क्या है मेरा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत सरकार के पास इतना पावर है कि वो किसी भी राज्य का स्थिति बदल सकता है। आई कार्ड बुलवा देगा, है ना। अभी कोई राज्य उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देगा, और कोई केंद्र शासित प्रदेश उसको राज्य बना देगा। तो भारत में पावरफुल कौन है, भारत सरकार, है ना। इंडिया जो है वो पावरफुल है और उसके पास पावर है ना। और इसीलिए इसको यूनियन कहते हैं कि देखिए इतना दिन से कह रहा था ना कि हम अलग हो जाएंगे, हिम्मत था तो अलग होकर दिखाता, विकल्प नहीं है अलग होने देने का। हम लोग अधिकार नहीं दिए संविधान में कि अलग हो, इसीलिए इंडिया यूनियन है। तो ध्यान रखिएगा कि यूनियन का मतलब होता है कि जो कभी भी टूट ना पाए। तो भारत की एकता और अखंडता कभी भी टूटेगी नहीं। भारत से कोई चाहे कि हम अलग हो जाएं तो ये मुश्किल है, कोई अलग नहीं कर सकता है भारत को। भारत हमेशा एक रहेगा। इसलिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, ठीक है। तो भारत से अगर चाहे कोई भी राज्य कि हम अलग हो जाएं तो ये अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यूनियन है। बात आई समझ में? यूनियन का मतलब समझ में आया सब लोगों को कि यूनियन क्या होता है। अब जो है दूसरा बात वो है फेडरेशन का। हिंदी में तो इसको भी संघ कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं फेडरेशन, है ना। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फेडरेशन। तो इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। देखिए अमेरिका है फेडरेशन, तो यहां से जो है ना, जो भारत यूनियन है, यहां से एक लाइन निकल के आता है। कभी कभी वो सवाल, लाइन से ही सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो विनाशी और अविनाशी तो समझते होंगे आप लोग। विनाश जिसका कि विनाश हो जाए, है ना, जिसको खत्म कर दिया जा सके, है ना। अविनाशी जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सके। तो अगर कह रहे हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसका मतलब क्या है कि भारत अगर चाहे तो राज्यों का विनाश कर सकता है, लेकिन ये राज्य चाह के भी भारत का विनाश नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर का विनाश कर दिया ना, राज्य था उसको यूटी बना दिया, है ना। आंध्र प्रदेश एक राज्य था, उसको बांट करके तेलंगाना अलग राज्य बना दिया, है ना। बिहार एक राज्य था, बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया था। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया था। उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना दिया था। ये सब करने का पावर किसके पास है, भारत के पास है। तो भारत अगर चाहेगा तो राज्यों की स्थिति में बदलाव कर सकता है, लेकिन राज्य चाह के भी भारत की स्थिति में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब अमेरिका में ना तो अमेरिका चाह के भी अपने राज्य को खत्म नहीं कर सकता है, और ना राज्य अमेरिका को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है अमेरिका में। अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो एक नागरिकता पूरा अमेरिका का मिलता है, और एक आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसका नागरिकता मिलता है। तो अमेरिका के राज्यों के पास भी संप्रभुता होता है ना। तो देखिए यूनियन जो है उसको कहते हैं जो कभी टूटे नहीं, जो कभी टूटेगा नहीं वो यूनियन है। आज जो थोड़ा बहुत ये के साथ अगर टूट जाए वो है फेडरेशन। मतलब ये हुआ कि अमेरिका का संघ टूट सकता है, यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये टूट सकता है, लेकिन भारत का संघ कभी टूटेगा नहीं। तो जो टूट सकता है वो फेडरेशन है, और जो कभी नहीं टूटेगा वो यूनियन है। बात है समझ में?
तो अमेरिका का संघ टूट सकता है, लेकिन भारत का संघ कभी टूटेगा नहीं। तो भारत का संघ कभी नहीं टूटेगा, इसलिए ये यूनियन है। अमेरिका का संघ कभी भी टूट सकता है, इसलिए वो फेडरेशन है। ठीक है। अब है कि एक होता है कन्फेडरेशन, है ना, ये परिसंघ। तो कन्फेडरेशन क्या होता है ना? तो कन्फेडरेशन क्या है, तो आप देखेंगे कि कन्फेडरेशन किसको कहते हैं, परिसंघ को। तो कन्फेडरेशन में आप देखेंगे कि वर्तमान में तो कन्फेडरेशन कहीं भी एडजस्ट नहीं करता है ना? ठीक है, कि वर्तमान में कन्फेडरेशन कहीं नहीं है। अगर कन्फेडरेशन का आप उदाहरण देखिएगा तो 1990 से पहले आपको दिखेगा यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो था वो कन्फेडरेशन का उदाहरण था। अगर इसको मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊं एकदम, यूनियन, फेडरेशन और कन्फेडरेशन को, देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एकदम ध्यान रखिएगा, समझिएगा, आप लोग समझ के जाइएगा, एग्जाम क्वालिफाई करिएगा, बेहतर करिएगा, और वहां से जो अगली पीढ़ी को तैयार करके भेजिएगा, तो वो सब पीढ़ी जब आएगी ना यहां पर पटना के अंदर में कंपटीशन करने के लिए, तो बारूद बन के फटेगी यहां पर। अभी क्या होता है, अभी स्कूल में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है हम लोगों के यहाँ कि बहुत तरह का बात जो बच्चा को स्कूल में ही जान जाना चाहिए उसको स्कूल में नहीं बताया जाता है ना? तो एक तो चीज है कि चलिए बहुत तरह का आप लोगों को स्ट्रगल या संघर्ष करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से बीपीएससी ने किया है ना, या सरकार ने जो निर्णय लिया है, लेकिन इन सब का एक बहुत पॉजिटिव बात यह है कि अब जो है वो बिहार को बेहतरीन शिक्षक मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना? ये जो पहले से जो ये शिक्षकों का थोड़ा जो यूट्यूबर सब जो इमेज खराब करके रखे हुए था, एगो माइक खरीद लिया, एगो कैमरा ले लिया, घुस जाता था स्कूल के कैंपस में, है ना, टीचर के मुंह के पास माइक लगा के पूछता था कि बिहार का चौहद्दी बताइए, है ना, आप भारत के बारे में बताइए। अब वो सब का दूरे से हालत खराब हो जाएगा। अब उसको मालूम रहेगा कि स्कूलवा के अंदर जो शिक्षक बैठा है वो बीपीएससी का एग्जाम पास करके आया है ना, वो सारा उसका जो यूट्यूब गिरी जो है ना वो निकाल देगा स्कूल में धर के, है ना। वो पूछेगा एक सवाल, उसके बाद वो पूछेगा उससे 500 सवाल, है ना। अब बोलेगा कि अब तुम जवाब दो, है ना। अब सबसे पहले तो आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे तो पहले ही जाके पूछेगा तुम किस अधिकार से आया है स्कूल में, घुसा कैसे तुम, है ना। अगर मीडिया को राइट्स है तो तुम अपना दिखाओ कहां से मीडिया का कोर्स किया है, तुम ये भी बताओ, है ना। कौन सा राइट्स है तुम्हारे पास, एक कैमरा का नाप रख लिया, तुमको कह देंगे कैमरा लिखो तो लिख नहीं पाएगा, सी से लिखाएगा कि एस लिखा, कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। कैमरा के स्कूल घूमता है, सब क्या करता है, टीचर सबके साथ इसे बदतमीजी करता है सब, है ना। कहने का मतलब यह है कि अब जो शिक्षक जाएंगे बीपीएससी का एग्जामिनेशन पास करके, वो एक बेहतरीन पीढ़ी तैयार करके भेजेंगे अब, है ना। और वो पीढ़ी जब बाहर में जाएगी अपने कंपटीशन का तैयारी करने के लिए, तो फिर उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा समस्या नहीं होगा, जो कि पहले की पीढ़ियों को होता रहा है ना। तो इस सभी चीज का स्तर पे अगर देखें तो ये जो है वो सरकार का एक अच्छा निर्णय है कि शिक्षक जो है वो बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि शिक्षक किसी भी समाज का स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है ना। शिक्षक बेहतरीन होगा तो शिक्षा अपने आप बेहतर हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर शिक्षक में तो कमी रह गई, दिक्कत रह गया, तो फिर शिक्षा पद्धति जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, फिर जो हमारा भविष्य तैयार होगा वो भविष्य बेहतर तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चीज को जो है सो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, अगर मैं आपको 3 घर का, देखिए 3 तरह का मकान है मान लीजिए, ठीक है। एक घर ऐसा है ना, जो भूकंप रोधी है जी, भूकंप रोधी। इसको इतना बढ़िया से मजबूत से बनाया गया है कि अगर भूकंप आ जाए तो भी इस घर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। भूकंप आ जाए, भूकंप का एपी सेंटर भी बन जाए। भूकंप जब आता है तो 2 सेंटर के बारे में सवाल पूछे, एक एपी सेंटर, एक हाइपो सेंटर। तो जमीन के अंदर जहां से एनर्जी निकलती है वो हाइपो सेंटर, और जमीन के ऊपर जहां पर एनर्जी पहली बार फील होती है वो एपी सेंटर। तो अगर ये सब भी बन जाए तब भी घर कुछ नहीं होगा, घर एकदम बचा रहेगा। इसको कहते हैं भूकंप रोधी, टूटेगा गिरेगा नहीं। एक घर ऐसा कि भी मजबूत है, लेकिन थोड़ा बहुत मेहनत के साथ अगर किया जाए, थोड़ा हथौड़ी छेमी का प्रयोग किया जाए तो एक इटवा छिटका करके घर को भसा सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। एक घर ऐसा है जो इंदिरा आवास वाला घर है ना। गवर्नमेंट में इंदिरा आवास का घर बनता है ना, ऐसा ये क्या करता है, सब इटवा साज देगा, ऊपर से 2 करकट धर देगा, अब वो बनाया घर, आप पड़ोसी बना देगा उसमें खिड़की। कैसे बना देगा, रोज कोई से आएगा 2-3 को इटवा उठा के ले जाएगा, है ना। अब बीच में
जाएगा, है ना। तो अब देखिए, जो किसी भी प्रयास से टूट ना पाए, ये किसका उदाहरण हो जाएगा जी? यही है यूनियन और यही है इंडिया। कुछ भी हो जाए, इंडिया कभी भी टूटेगा नहीं, इसलिए इंडिया क्या है? यूनियन है, ठीक है। उसके बाद एक है जो थोड़ा बहुत मेहनत के बाद जो है वो टूट जाएगा, तो ये क्या है? फेडरेशन। ये क्या है? फेडरेशन। एगो है जो बिना मेहनत के टूट जाएगा, है ना, तो ये है कॉन्फेडरेशन, ठीक है। ये है परिसंघ। तो वर्तमान में परिसंघ तो कहीं देखने को नहीं मिलता है ना। सोवियत संघ था जो टूट गया, विखंडित हो गया 1991 में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में यूनियन और फेडरेशन देखने को मिलता है। तो हमारा देश भारत जो है वो यूनियन है और जो अमेरिका है वो फेडरेशन है। बताया समझ में? यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में कोई अंतर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? किसका? अब है ना बोल लुआ हो, अब है ना थोड़ा बोल लुआ कि कॉन्फेडरेशन में रसिया था, अब नहीं है, अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, तुम बना देगो? नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कॉन्फेडरेशन का प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं है कॉन्फेडरेशन में, ठीक है। कॉन्फेडरेशन में पहले यूएसएसआर था, लेकिन यूएसएसआर का विघटन हो गया, टूट गया, सब अलग अलग हो गए, तो अब वो कॉन्फेडरेशन भी नहीं है। तो अब केवल यूनियन और फेडरेशन दिखता है और यूनियन यही है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? आराम से बकलोल आदमी को समझा दीजिएगा ना। देखिए, चलाक आदमी को तो कोई समझा देगा, बकलोलवा सबको समझाना मुश्किल होता है ना। तो इसलिए प्रयास ही करना है कि ऐसा आदमी को समझा दीजिए जो क्रिया खा के आए हो कि हमको नहीं समझना है ना। ऐसा आप कर दिए कि हम भाई तुम क्रिया खा के आए कि हमको नहीं समझना है, और हम क्रिया लेके आए कि हम तरह समझा देबो, है ना। तुम ना समझ के दिखाओ, हम तुमको समझा के दिखाते हैं, है ना। तो वैसे करना है, ठीक है। और हमारे देश को, हमारे स्टेट बिहार को ऐसे ही शिक्षकों की आवश्यकता है अभी, क्योंकि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में, हम प्राचीन बिहार जो था हमारा, इतना गौरवमयी बिहार रहा है। हमारे यहाँ 3 प्राचीन विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुर विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर के पढ़ाई करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि मैं बिहार से पढ़ के आया हूं, है ना। चीनी यात्री वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सारे लोग जब बिहार आए और गए तो अपने ग्रंथों में लिखा कि भाई बिहार इतना विशिष्ट जगह है, बिहार इतना बेहतरीन जगह है, बिहार में शिक्षा का मतलब इतना प्रभाव है कि उसके मतलब कोई सानी नहीं। ये था एंशिएंट बिहार हमारा। लेकिन धीरे धीरे करके बिहार की जो प्रतिष्ठा है उसको हानि होती चली गई। तो आज हमारे ऊपर यह जिम्मेवारी है कि हम बिहार को एक उस स्वर्णिम बिहार की तरफ लेकर के जाएं जिसके लिए बिहार जाना जाता था। और ये जब आप लोग जाएंगे स्कूल के अंदर, ये बेहतरीन निर्णय है सरकार का, क्योंकि जब अब आप लोग जाएंगे स्कूल में, वहां से जब बच्चा को आप पढ़ा के भेजिएगा ना, उस सही में स्वर्णिम बिहार की स्थापना करेगा, वास्तव में स्वर्णिम बिहार बनाएगा, क्योंकि वो लेवल आप उसको दे करके भेजिएगा, है ना। और उसके बाद बिहार को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में या बिहार के डेवलपमेंट्स में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो यहां तक में इस चीज को ध्यान रखना है कि ये क्या है, यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। ओके, अब जो है देखिए कि कुछ और कंसेप्ट्स है जो कि आपको समझना है ना। इसको लिखने का जरूरत है जी, तो ध्यान रहेगा ऐसे ही। अगर क्या यूनियन जो कभी टूट नहीं पाए वो यूनियन है, जो थोड़ा बहुत मेहनत के बाद टूट जाए वो फेडरेशन है, आज जो बिना मेहनत के टूट जाए वो कॉन्फेडरेशन है। इसको ना लिखने का जरूरत है ना याद करने का जरूरत है, अभी बस आपके दिमाग में रहेगा, है ना, कि क्या है और किस प्रकार से, ठीक है। एग्जाम्पल, यूनियन इंडिया है, फेडरेशन जो है वो अमेरिका है, कॉन्फेडरेशन वर्तमान में कोई नहीं है। पहले रसिया हुआ करता था, रसिया टूट गया, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। सोवियत संघ खत्म हो गया तो वो मामला जो है सो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब हम लोग स्टेट्स के बारे में देखते हैं तो स्टेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना। टाइप्स ऑफ स्टेट्स को कहते हैं राज्यों के प्रकार, है ना। तो टाइप्स ऑफ स्टेट अगर आप देखेंगे राज्यों के प्रकार, तो राज्य के भी बहुत सारे जो है सो वो प्रकार होते हैं, ठीक है। जिसमें से एक तो होता है आपका कि औपनिवेशिक राज्य, है ना, कॉलोनिकल स्टेट,
ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ स्टेट्स, राज्य के प्रकार लिखेंगे, राज्यों के प्रकार, राज्यों के प्रकार। तो इसमें पहला लिखेंगे कॉलोनिकल स्टेट। ठीक है, कॉलोनिकल स्टेट मतलब होता है औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, कॉलोनिकल स्टेट इसको कहते हैं हिंदी में औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, कॉलोनिकल स्टेट औपनिवेशिक राज्य। दूसरा लिखेंगे संरक्षित राज्य, इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, संरक्षित राज्य। ठीक है, संरक्षित राज्य, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, संरक्षित राज्य। ठीक है, पहले है औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, औपनिवेशिक राज्य, उसके बाद होता है संरक्षित राज्य। किसका फोन बज रहा है जी? संरक्षित राज्य। ठीक है, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। उसके बाद अधिराज्य, अधिराज्य, अधिराज्य को कहते हैं डोमिनियन स्टेट। अधिराज्य को कहते हैं डोमिनियन स्टेट। ठीक है, तो औपनिवेशिक राज्य, संरक्षित राज्य, अधिराज्य। ठीक है, और एक होता है संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य, सोवर्निटी स्टेट। संप्रभु राज्य, सोवर्निटी स्टेट। ठीक है, संप्रभु राज्य, सोवर्निटी स्टेट, है ना। अब देखिए, तो राज्य का तो बहुत सारा प्रकार के मुख्यतः 4 प्रकार है जो आपने लिख लिया। ठीक है, अभी चारों में क्या अंतर होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत किस प्रकार का राज्य है, चलिए गुड, संप्रभु राज्य, एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। वर्तमान में भारत जो है वो सोवर्निटी स्टेट है, संप्रभु राज्य है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत संप्रभु राज्य कब बना, हाँ 1950। हाँ, देखिए जितने लोग 1950 कर रहे हैं सही है। संप्रभु राज्य जो भारत बना, सोवर्निटी स्टेट जो भारत बना, ये 26 जनवरी 1950 को बना, है ना। सब में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए कि अंतर क्या क्या है ना। जैसे कि आपने लिखा औपनिवेशिक राज्य, है ना, औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, कॉलोनिकल स्टेट। तो कॉलोनिकल स्टेट किसको बोलते हैं? औपनिवेशिक राज्य उसको कहते हैं जब किसी राज्य पर किसी शक्तिशाली राज्य का शासन हो जाए, है ना, उसको अपना गुलाम बना ले, उसके इकोनॉमी और उसके जो सोशल चीजें हैं वो सबको अपने कंट्रोल में ले ले, उसकी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में ले ले, तो उसको कहते हैं औपनिवेशिक राज्य। तो हम लोग जो थे भारत, वो औपनिवेशिक राज्य भी रहा था, है ना। हम लोग औपनिवेशिक राज्य रहे थे, हम लोग कॉलोनिकल स्टेट रहे थे। तो कॉलोनिकल स्टेट हम लोग कब से कब तक रहे थे? देखिए, मतलब कि जब से अंग्रेज हम लोगों पर कब्जा कर लिया होगा, शासन कर लिया, तब से क्या होगा, तब तक हम लोग का क्या होगा कि जब तक से हम लोग को गुलाम बना करके रखा, तब तक को हम लोग क्या कहेंगे कि वो उपनिवेश थे, है ना, कॉलोनी थे। ठीक है, तो बेसिकली जो है हम लोग क्या थे, तो कॉलोनी थे। 1757 से लेकर के 1947 तक, टिल इंडिपेंडेंट, है ना, टिल इंडिपेंडेंट, आजादी तक। 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने षड्यंत्रों के माध्यम से तात्कालिक बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया और मार करके बंगाल को कब्जा में ले लिया। बंगाल को कब्जा में ले लिया, बंगाल पर कंट्रोल कर लिया। और बंगाल पर जब कंट्रोल एस्टैब्लिश किया तो वहीं पर एक पोस्ट आया बंगाल का गवर्नर, और बंगाल का गवर्नर बंगाल को कंट्रोल करने लगा। वही तय करने लगा कि बंगाल का नवाब कौन बनेगा। सिराजुद्दौला को मार दिया, उसका सेनापति मीर जाफर को नवाब बना दिया। फिर 1760 में मीर जाफर को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया।
फिर 1763 में मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि बंगाल उसके हाथ का खिलौना बन गया। बंगाल को वो अपने हिसाब से खेल रहा था, जो चाह रहा था वो बंगाल के साथ कर रहा था, है ना। तो सीधे तौर पर जो था वो उसके कंट्रोल में चला गया था, है ना। तो बंगाल को जब वो अपने कंट्रोल में ले रखा था तो उसके बाद से क्या था कि बंगाल से धीरे धीरे उनका शासन प्रारंभ हो गया। तो भारत का जो कॉलोनिकल एरा शुरू हुआ, जो औपनिवेशिक युग शुरू हुआ भारत का, वो 1757 से 1947 के बीच तक रहा। ठीक है। इस बीच उसके बाद बात आता है संरक्षित राज्य का, है ना, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का। तो क्या भारत कभी संरक्षित राज्य रहा है? नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। इंडिया कभी भी जो है किसी का प्रोटेक्टोरेट स्टेट नहीं रहा। संरक्षित राज्य का मतलब क्या होता है? अगर कोई राज्य संरक्षित राज्य है, प्रोटेक्टोरेट है, तो उसका मतलब हुआ ना कि कोई बड़ा शक्तिशाली राज्य उसी राज्य को यह वादा करता है कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपके ऊपर कोई बाहरी आक्रमण होगा तो हम आपको बचाएंगे, उसको कहते हैं संरक्षित राज्य। तो ऐसा भारत के साथ कभी नहीं रहा, है ना। भारत गुलाम था लेकिन संरक्षित राज्य भारत नहीं था। ठीक है। तो संरक्षित राज्य वाली आइडेंटिटी हमारी कभी नहीं रही। हाँ, लेकिन हमने किसी को संरक्षित राज्य का आइडेंटिटी दिया था, जैसे कि सिक्किम को हमने बहुत समय तक संरक्षित राज्य का दर्जा दिया था, है ना। बाद में सिक्किम पूर्णतः हमारे साथ शामिल हो गया। तो जिसको भी संरक्षित राज्य का दर्जा दिया जाता है उसमें क्या होता है, तो उसका रक्षा, उसका संचार और उसका विदेश सेवा, यह सब दूसरे के हाथ में होता है। जैसे कि अगर भारत ने सिक्किम को दिया तो सिक्किम का रक्षा, सिक्किम का संचार और सिक्किम का विदेश सेवा, फॉरेन रिलेशन जो भी होगा वो सब कौन देखेगा? इंडिया देखेगा। और बाकी का सारा काम जो है इंटरनल वो अपना सिक्किम देखेगा। तो जो भी संरक्षित होता है, प्रोटेक्टोरेट मतलब कि सुरक्षा देना, संरक्षण करना, तो उसका मालिक जो होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, वो उसका रक्षा, संचार और विदेश सेवा पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ रहे हैं? तो भारत कभी किसी का संरक्षित राज्य नहीं रहा। उसके बाद आता है डोमिनियन, तो अधिराज्य। तो भारत कभी डोमिनियन रहा है कि नहीं रहा जी? है ना। इंडिया जो था वो डोमिनियन रहा था, है ना। तो डोमिनियन रहा था। पहला बात तो ये कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है ना। डोमिनियन का अगर मतलब समझ ले तो आराम से क्लैरिफाई कर लेंगे कि भारत डोमिनियन रहा था कि भारत डोमिनियन नहीं रहा था, है ना। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेट जो है ये किसको कहते हैं? तो ऐसा राज्य जिस पर किसी का सिंबॉलिक कंट्रोल हो। सिंबॉलिक बोले तो प्रतीकात्मक, नाम मात्र का, मतलब कि आप करें अपने मन का ही, लेकिन आप जो भी करें उसमें कह दे कि हम इनसे पूछ के कर रहे हैं। पूछने का जरूरत है नहीं, लेकिन उस पर मुहर उनका लगा हो, है ना, नाम उनका चल रहा हो कि भाई उनके मर्जी से हो रहा है, लेकिन उनकी मर्जी का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि नाम मात्र का प्रमुख, सिंबॉलिक टाइप का। तो क्या ऐसा कभी हुआ था कि भारत ने नाम मात्र का सिंबॉलिक तौर पर किसी को अपना हेड माना हो? कब हुआ था जी? 47 से लेके 50 तक, बिल्कुल। देखिए क्या है कि भारत जो आजाद हुआ तो क्या हुआ था कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बन के आया था। ठीक है, ब्रिटेन का जो संसद है उस संसद से ही कानून बन के आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही लिखा हुआ था कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्वतंत्र किए जाते हैं। कानून में ही लिखा हुआ था, उस एक्ट में ही मर्ज था कि 2 डोमिनियन स्वतंत्र किए जाते हैं। पाकिस्तान नाम का डोमिनियन 14 अगस्त को आजाद होगा
और भारत नाम का डोमिनियन 15 अगस्त को आजाद होगा। ये उसी में लिखा हुआ था। साथ में उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जिस दिन ये दोनों देश अपना संविधान लागू कर लेंगे उस दिन इनकी डोमिनियन वाली स्थिति स्वतः समाप्त हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना, अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह बात उसी में लिखा हुआ था। तो इसी वजह से इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन की आइडेंटिटी में रहा था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ। तो जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, इंडिया बिकेन संप्रभु राज्य, यानी कि सोवर्निटी स्टेट, है ना, इंडिया बन गया संप्रभु राज्य। और उससे पहले 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में इंडिया डोमिनियन था। इंडिया स्वतंत्र हो गया था, लेकिन नाम मात्र का अपना प्रमुख मानता था ब्रिटेन को, नाम मात्र का। ठीक है, ब्रिटेन का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था 47 के बाद से, लेकिन हम नाम मात्र का मानते थे कि उसका हमारे ऊपर कंट्रोल है, और उसी स्थिति को कहते हैं डोमिनियन। बताया समझ में? तो इंडिया कब से कब तक डोमिनियन था? इंडिया जो था वो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक जो था वो डोमिनियन था। क्लियर है? और यही जब डोमिनियन वाली स्थिति खत्म हुई, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो भारत क्या बन गया? भारत बन गया संप्रभु, सोवर्निटी स्टेट। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से इंडिया है संप्रभु राज्य। ठीक है, और 1757 से 1947 तक इंडिया था औपनिवेशिक राज्य। ठीक है, और संरक्षित राज्य भारत कभी रहा नहीं। ओके, दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? चलिए, तो यहां पर इस तरह से इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ये राष्ट्र के टाइप्स होते हैं, और वर्तमान में इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो कौन सी आइडेंटिटी है? तो संप्रभु राज्य की आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। अब भारत अपनी मर्जी से अपना निर्णय लेता है ना। भारत जो है वो अपनी मर्जी से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि उसको क्या करना है और उसको क्या नहीं करना है। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी, अभी तो बताए ना कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, जब तक कि संविधान लागू नहीं हुआ, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो अधिराज्य खत्म हो गया। कहां 28 लिखे हैं भाई? अच्छा, मान लीजिए कि यहां कुछ तब से बोल रहे हैं, वो तो सुनाई दे रहा होगा ना। दोनों यही है ना जी? हैं? एगो होता है हियरिंग, एगो होता है लिसनिंग। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। लिसनिंग और हियरिंग दोनों का अर्थ होता है सुनना, लेकिन दोनों में एगो अंतर होता है। हियरिंग का मतलब होता है कि आप सुन रहे हैं तो आप फिजिकली प्रेजेंट हैं, मेंटली कहीं और हैं। आप लिसनिंग में होता है कि फिजिकली और मेंटली आप वही हैं जहां पे हैं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग हियरिंग करने लगते हैं, है ना, है तो क्लास में लेकिन मन कहीं खुशनुमा स्थल पर है ना, है ना, जिसकी मतलब मेमोरी में आप डूब रहे हैं, और ऊपर सीधे से पॉलिटिकल फैक्ट जा रहा है ना। अब दिमाग में क्लैश हो रहा है, भाई किसको याद करूं, इसको याद करूं या उसको याद करूं, है ना, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। ये जो है वो अभी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बाकी जो भी खुशनुमा यादें हैं उसको हमेशा खुशनुमा रखना है, तो जीवन में सफलता जरूरी है ना जी। क्योंकि जीवन में जब सफल रहिएगा तो सफल रहने का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या होता है जी? अपने आप को काबिल बना लीजिए, पढ़ लिख करके अच्छा स्ट्रेंथ बना लीजिए, योग्यता रख लीजिए अपने पास। तो इसका सबसे अच्छा बात क्या होता है कि जीवन में कभी भी आपको इनसिक्योरिटी नहीं आएगा, किसी को भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आप योग्य हैं, आपके पास योग्यता है, आपने अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा दिया है, तो आपको कभी इनसिक्योर फील होगा जी? नहीं होगा, क्योंकि आपको कभी इस बात का डर नहीं होगा कि आपको कोई छोड़ के चल जाएगा। चल जाएगा तो कॉन्फिडेंस में रहिएगा, जाएगा तो जाओ, हमरा से बढ़िया थोड़ा ना मिलतो है कि नहीं? नहीं जी, हाँ। अगर अपने पर कुछ कामें नहीं किए हैं आप,
है ना, कुछ आप नहीं है, मतलब अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो फिर हाथ पर पड़े तो अच्छा दोबारा गलती नहीं करेगा, बस मान जाइए, आखिरी बात है। ये सब आपको करने का नौबत कब आएगा जी? जब आप कुछ नहीं करिएगा तब। आज जब खुद में रहेगा स्ट्रेंथ, तब एटीट्यूड में रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, ठीक, कोई बात नहीं, है ना भाई। तो जीवन में यही सिखलाता है कि अपने आप को पावरफुल बनाइए। आप अपने आप को लीजिएगा, सब लोग आपके साथ रहेगा। अगर अपने आप को पावरफुल नहीं बनाइएगा, दूसरा को खाली खुश करने के चक्कर में रहिएगा, तो मालूम चलेगा कि आप उसको खुश कर रहे हैं, वो किसी और को खुश कर रहा है। यही सब नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना बढ़िया बनाइए कि आप जिसको खुश करे वही आपको खुश करे, है ना। तो इसलिए जीवन का सार इसी में है कि अपने आप को पावरफुल बनाना है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। इसका सबसे अच्छा माध्यम है पढ़ाई, सबसे अच्छा माध्यम है पढ़ाई। एजुकेशन एक ऐसा चीज है ना कि आपको मतलब बेहतर से बेहतर जगह पर पहुंचा देगा, है ना। तो किसी भी चीज से आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन एजुकेशन से, अपने पढ़ाई लिखाई से और अपने कैरियर से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिए तो लाइफ में हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो जीवन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर होगा वो जो आप चाहिएगा, है ना। तो आपको अपने हिसाब से खुद को अगर बनाना है, चलाना है, तो अपने आप को पहले योग्य बनाना होगा। यही सबसे बड़ा सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंतन सत्य है, जो कभी मिटने वाला या खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये जो सारा चीज जो है यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेट्स के टाइप्स हैं वो इस प्रकार से होते हैं। फिर आपको कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है को आप हमेशा सुनते होंगे, है ना, लोकतंत्र, है ना, डेमोक्रेसी, ठीक है। एक सुनते हैं गणतंत्र, है ना, रिपब्लिक, है ना, लोकतंत्र गणतंत्र सुनते होंगे। एक चीज और सुनते हैं राजतंत्र, मोनार्की, है ना। 2-3 वर्ड्स हैं जो आप सुनते होंगे, है ना, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनार्की। तो अब है कि यहां पर जो है ये क्या है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड मोनार्कियल सिस्टम। तो आप देखेंगे हम लोग के यहां कि हम लोग लोकतंत्र भी हैं और गणतंत्र भी हैं। ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है। ये कौन सा मामला हो गया भाई? क्यों राजतंत्र है लेकिन फिर भी उसके यहां लोकतंत्र है। हम लोग जो है वो गणतंत्र है और हम लोग के यहां भी क्या है? लोकतंत्र है ना। तो इसमें क्या बेसिक क्या डिफरेंसेस है, तो आप देखेंगे कि बेसिक डिफरेंसेस जो है वो क्या है। तो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र, ये क्या है? लोकतंत्र जो है ये शासन की विचारधारा है, ये शासन की कोई पद्धति नहीं है। इट इज द ओनली अ आइडियोलॉजी ऑफ रूल, इट्स नॉट अ सिस्टम ऑफ रूल। लोकतंत्र जो है वो शासन की कोई पद्धति नहीं है, इस पर कहीं शासन नहीं होता है, बस शासन में इसका गुण देखा जाता है कि शासन करने वाला जनता के बीच से चुन के आया है कि नहीं। तो इसलिए इस शासन का कोई पद्धति नहीं है, क्या है? विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। शासन की पद्धति जो है ना वो या तो गणतंत्र है या फिर वो राजतंत्र है। सिस्टम जो है रूल का वो या तो रिपब्लिक होगा या तो मोनार्की होगा। तो मोनार्की होगा तो राजा होगा, रिपब्लिक होगा तो राष्ट्राध्यक्ष होगा जो जनता के द्वारा चुन करके आया होगा। ये जो कॉमन फैक्टर है ये दोनों में होगा। मतलब ये एंटीबायोटिक है, ये सब बीमारी में काम करेगा। देखो ना, एंटीबायोटिक कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर को दवाई लिख देता है, ऊपर से कोई एंटीबायोटिक लिख देता है ना, क्योंकि एंटीबायोटिक वह सब में काम करता है। आपके अंदर का जो वायरस उसको मजबूत करता है, वो बाहर के वायरस से लड़ता है, वो तबियत ठीक हो जाता है ना। ये होता है एंटीबायोटिक का काम। आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को मजबूत बना देता है, तो बाहर के वायरस से लड़ लेता है और उसके बाद जो है सो आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक डॉक्टर आपको लिख देता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस सब चीज को जो है सो आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो लोकतंत्र का क्या कहता है? लोकतंत्र की आइडियोलॉजी क्या कहती है? हाँ, ये जो आप लोग जो बोलने का ट्राई कर रहे हैं एक परिभाषा, वो अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया परिभाषा है ना। तो
अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा हुआ वो परिभाषा, जिसमें लिंकन कहते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, है ना। जनता का होगा, जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा, यानी कि जिसको सरकार को जनता चुनती है वही क्या है, लोकतंत्र है। तो ये तो लिंकन कह के गए, हम लोग थोड़ा ना उनके कर्ज खा रहे हैं कि हम लोग उन्हीं का बात याद रखेंगे जी, क्या याद रखेंगे। हम लोग को भी माता पिता पढ़ाए हैं, हमारा अपना योग्यता, हम लोग अपना डिफिनेशन बना लेंगे। लोक का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है शासन। तो हम लोग सीधे कहेंगे जनता का शासन, है ना, जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल, है ना। जहां जनता का शासन होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं, है ना। जहां जनता का शासन होता है उसको कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। तो अब लोकतंत्र जो है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से होता है ना। रिपब्लिक में वो अलग लेवल पे होता है, मोनार्की में वो अलग लेवल पे होता है, ठीक है। और मोनार्की का भी बहुत सारा टाइप होता है ना, राजतंत्र का बहुत सारा टाइप होता है। राजतंत्र में 3 राजतंत्र होते हैं। एक होता है निरंकुश राजतंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। एक होता है मिश्रित राजतंत्र, जिसको कहते हैं मिक्स्ड मोनार्की। और एक होता है संवैधानिक राजतंत्र, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। तो ये 3 तरह का मोनार्की होता है। और तीसरा चौथा जो चीज है वो मोनार्की नहीं, वो है रिपब्लिक स्टेट, है ना, गणतांत्रिक राज्य, जैसा कि हमारा देश है भारत, हम लोग गणतांत्रिक राज्य हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप देखते हैं, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें आपको मोनार्की का इतिहास दिखेगा, है ना, कि राजाओं का इतिहास था, है ना। राजा लोग हम लोग पे शासन करते थे, ठीक है, और हम लोग उसके शासन को स्वीकार भी करते थे, है ना। राजा सबके शासन को हम लोग स्वीकार भी करते थे, और स्वीकार करके जो है वो हम लोग आगे बढ़ते थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब राजा जब सब कुछ कहे, और राजा के मर्जी से ही जब सब कुछ हो, तो उसमें लोकतंत्र नहीं होता है ना। जब राजा अपने हिसाब से कह रहा है और सब उसी के हिसाब से हो रहा है, राजा जो कह रहा है वही कानून है, तो उसको कहते हैं राजतंत्र। और उसको खाली राजतंत्र नहीं, उसको कहते हैं निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई प्रतिरोध ना हो, जिसको पर कोई कंट्रोल ना हो, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट, है ना। तो जहां पर भी एब्सोल्यूट मोनार्की होगा वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो होगा वही जो राजा चाहेगा, जो राजा की मर्जी होगी वही होगा, इसलिए उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश राजतंत्र। और एक होता है मिक्स्ड मोनार्की, मिश्रित राजतंत्र। तो मिश्रित राजतंत्र में क्या होता है, तो मिश्रित राजतंत्र में डेमोक्रेसी होती है। कुछ स्तर पर जनता के द्वारा चुने हुए लोग शासन करते हैं, और कुछ स्तर पर राजा स्वयं शासन करता है। मतलब वहां पर चुना हुआ और राजा दोनों लोग मिल करके शासन करते हैं। इसका उदाहरण आपको अरेबियन कंट्री है, गल्फ कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्री में आप देखेंगे किंग भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो किंग के पास भी पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर होता है ना। आते हैं ब्रिटेन पे, अभी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर राजा के पास भी पावर हो और चुने हुए प्रतिनिधि के पास भी पावर हो, उसको कहते हैं मिक्स्ड मोनार्की, मिश्रित राजतंत्र, ठीक है। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र, यहां पर पूरा डेमोक्रेसी होता है, और राजा जो होता है ना वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, सारा काम जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि करता है। इसी का उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो संवैधानिक राजतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। उसके यहां होता वही है जो संविधान चाहता है, उसके यहां होता वही है जो प्रधानमंत्री करता है। महारानी बस नाम मात्र की प्रमुख होती है, महारानी बस देखती है, व्यवस्था को तो समझती है, ऑर्डर आता है, लेकिन सब कुछ करता कौन है, प्रधानमंत्री करता है। जहां पर राजा का कुछ भी ना चले, सारा काम संविधान के हिसाब से चले, उसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र, है ना। क्या उसको मिक्स्ड मोनार्की, अभी बोले ना अरेबियन कंट्री, गल्फ कंट्री, गल्फ में ही आएगा ना सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर राजा हो लेकिन राजा के पास कोई अधिकार ना हो, सारा काम चुना हुआ जनता के प्रतिनिधि कर रहे, उसको कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। और जहां पर राजा के पास भी शक्ति है और जनता के द्वारा चुने गए नेताओं के पास भी शक्ति है, उसको कहते हैं मिश्रित राजतंत्र। और जहां पर जनता के पास कोई शक्ति नहीं, पूरा का पूरा पावर राजा के पास है,
उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश राजतंत्र, है ना। यहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो हालांकि वर्तमान में कहीं एब्सोल्यूट मोनार्की तो नहीं है, लेकिन तानाशाही है। जैसे कि आप जिम्बाब्वे देखिए, रॉबर्ट मुगाबे, उत्तर कोरिया देख लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां के जो शासक हैं वहां पर निरंकुश शासन स्थापित कर लिए हैं, ठीक है। तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहां डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है, लेकिन ब्रिटेन में डेमोक्रेसी होने के साथ साथ वहां पर राजा है। हम लोग के यहां डेमोक्रेसी होने के साथ साथ राष्ट्रपति है। तो वहां डेमोक्रेसी होने के साथ राजा है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। हम लोग के यहां डेमोक्रेसी होने के साथ राष्ट्रपति, इसलिए हम लोग रिपब्लिक है। बता रही समझ में? तो ये सारी बातें हैं, इन सभी चीजों को आपको बताना है। कल इन सभी बातों को लिखाएंगे भी। हाँ जी, देखिए, संवैधानिक का मतलब होता है जिसका चर्चा संविधान में हो, अब वैधानिक का मतलब होता है जिसका चर्चा कानून में हो, ठीक है। जिसका चर्चा कानून में होता है उसको क्या कहते हैं? वैधानिक। ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस।